सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एचटेट पीजीटी 2021 साइकोलॉजी पेपर सॉल्यूशन। आइए देखते हैं किस प्रकार का पीजीटी का पेपर आया और अपने आंसर की भी मैच कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ये एग्जाम दे के आए हैं और जो भविष्य में एग्जाम अभी देने वाले हैं वो भी इसको देखेगा और एक्सप्लेन को समझिएगा। तो सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत। आइए जानते हैं फटाफट एक एक करके सभी क्वेश्चनों को। जैसा पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। तो दिए गए चार ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन रूढ़िवादी आपका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कैटल के द्वारा, कैटल ने 16 पीएफ बताया था और 16 पीएफ में कैटल ने एटीट्यूड, अर्ज, सेंटीमेंट यानी अभिवृत्ति, तीव्र इच्छा, स्थायी भाव आदि बताए थे, लेकिन रूढ़िवादी कंजर्वेटिव नहीं बताया, जो कि कोहलबर्ग के द्वारा बताया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, चारों में से इसका भी राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन पारंपरिक चरण के अनुरूप। ये भी आपका कन्वेंशनल स्टेज कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी और बाकी तीन के बारे में किसने चर्चा की थी? जेम्स ड्रेवर ने। मुझे इस एग्जाम को देख करके खुशी ये हो रही है कि 30 में से 29 क्वेश्चन यों के यों करवाए हुए आ रहे हैं, जो हमने ऑफलाइन में किए थे सेम एज इट इज 29 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एक क्वेश्चन बाहर से है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कैंडिडेट जरूर अच्छा करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, चार में से असत्य आपसे पूछा गया है। पहला, अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला, अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रवृत्ति कठोर होती, ये बात गलत है। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती, ये बात भी सही है। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से कौन सा सिद्धांतों के संबंध में सही नहीं है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। सबसे पहला आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत बिल्कुल है, क्योंकि यही सबसे प्राचीन सिद्धांत भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, रटंत स्मृति का सिद्धांत, रटंत किसी भी प्रकार का स्थानांतरण या ट्रांसफर, लर्निंग ट्रांसफर का प्रिंसिपल या सिद्धांत या थ्योरी नहीं है। अगला आपका समान अव्यय का सिद्धांत, तो आंसर तो आपका यही बन गया। नेक्स्ट है, समान अव्यय का सिद्धांत हो सकता है आने वाले पेपर में यही पूछ लिया जाए कि किसका है, तो समान अव्यय का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स एच जूड द्वारा दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। पहला, सांवेगिक परिपक्वता, बिल्कुल भी। मैच्योरिटी, इमोशन की मैच्योरिटी होना, ये तो अच्छा लक्षण है। आत्मविश्वास होना, ये भी अच्छा है। आत्म मूल्यांकन की क्षमता, ये भी अच्छा है। लेकिन असहनीयता नहीं, बल्कि सहनीयता, किसी चीज को सहन करने की भी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो भी अच्छा लक्षण। लेकिन इसने उल्टा कर दिया सहन का, असहनीयता। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस आयु वर्ग के बालक प्रसंगक परीक्षण सीएटी लागू हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन पर्सनैलिटी से पूछा गया है। आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में इंग्लिश वर्जन आपको देखना होता है सीएटी। देखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, व्यक्तित्व की दो तरह की विधियां, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। मुख्यतः प्रक्षेपियों में आप ध्यान रखिएगा टीएटी। टीएटी की बात करूं तो सन 1935 में मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, जिसमें 30 कार्डों का प्रयोग किया गया और जिसको 14 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बालकों पर लागू किया जाता है टीएटी को। बात करें सीएटी, चिल्ड्रन एप्रेसेप्शन टेस्ट फुल फॉर्म रहेगी और यह लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा लाया गया था।
इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया गया था और यह 3 से 11 वर्ष के बालकों पर लागू है। जानवरों के चित्र इसमें दिखाए गए थे। दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग 3 से 10 वर्ष हमें टिक करना होगा। याद आईबीटी भी रखिएगा। आईबीटी 1921 में हरमन रोरसा के द्वारा लाया गया, जिसमें 10 कार्ड थे और उन 10 कार्डों में से किसी भी आयु वर्ग पर लागू कर सकते थे। और एससीटी को भी ध्यान रखिएगा, 1930 में पाइन एंड टेंडलर के द्वारा इसके विकास करता थे। एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और आईबीटी की फुल फॉर्म इंक ब्लॉट टेस्ट रहेगी। हरमन रोरसा के द्वारा रोरसा शाही दफा परीक्षण लाया गया। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन 3 से 10 वर्ष हो जाएगा। प्रॉपर 3 से 11 वर्ष होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डी ऑप्शन टिक करना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और इसमें बात ये करूं तो इसमें लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा सीएटी में जानवरों से संबंधित चित्र होते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हो सकता है आगामी एग्जाम में इन डिटेल से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं। बिल्कुल, जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट हैं वो इनिएटेट होती हैं, जन्मजात होती हैं, बर्थ से ही आप लेकर के आते हैं। मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, ये बात भी बिल्कुल सही। मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है, बात बिल्कुल गलत है। मूल प्रवृत्ति मनो शारीरिक स्वभाव होती है, साइको फिजिकल होती हैं, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज जन्मजात है तो वो अल्पकालिक नहीं। याद ये भी रखिएगा, संवेग अल्पकालिक हो सकते हैं, इमोशन अल्पकालिक हो सकते हैं, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट अल्पकालिक नहीं होती। जो चीज आप जन्म से ही लेके आए हैं इसका मतलब वो आपके अंदर लंबे समय तक कंटिन्यू बनी हुई है, तो वो थोड़े समय के लिए अल्पकाल के लिए नहीं होती। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी बिल्कुल इसी की थ्योरी का नाम है। अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी भी इसी का नाम है। आगे है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये भी इसी का नाम है, ट्रायल एंड एरर। लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत सीआर थ्योरी इसका नहीं है। ध्यान रखिए, सीआर थ्योरी पावलोव के द्वारा दी गई थी। आपको ध्यान रखना है, सीआर थ्योरी पावलोव के द्वारा दी गई थी सन 1904 में, और इसी के कारण अनुबंधन के जनक भी कहा जाता है पावलोव को। और पावलोव को अनुबंधन के जनक होने के कारण सन 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम बताए थे। थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम बताए थे। आपको 3 मुख्य और 5 गौण नियम भी पता होने चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है, इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है? तो मुख्य नियम आपको, और नहीं तो मुख्य नियम जरूर पता होने चाहिए। इसी में ट्रिक छुपी है। पीटीए, पी से प्रभाव का नियम, टी से तत्परता का नियम, ए से अभ्यास का नियम। प्रश्न आएगा कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? अवश्य एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पी से प्रभाव, टी से तत्परता, ए से अभ्यास, ये मुख्य नियम है। 5 गौण नियम बताए थे। BAMCA के बहुत घूम रहे हैं, ये ट्रिक बता रहा हूं। मुख्य नियम पता होने चाहिए। पीटीए, पी से प्रभाव, टी से तत्परता, ए से अभ्यास। 5 नियम BAMCA के बहुत घूम रहे हैं। बी से बहु क्रिया, ए से आपका आंशिक क्रिया का नियम, और एम से मानसिक वृत्ति का नियम, इसे मानसिक विन्यास का नियम या अभिवृत्ति का नियम भी कह देते हैं। सी से साहचर्य का नियम, और अगला ए है आत्मीकरण का नियम। तो ये 5 गौण नियम भी बताए थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन अल्फ्रेड बिने तथा साइमन के द्वारा बनाया गया था। और पहला बुद्धि परीक्षण सन 1905 में तैयार किया गया था। हो सकता है अगले पेपर में उसका सन पूछ लिया जाए। और यह बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। यह बुद्धि परीक्षण विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण सन 1905 में अल्फ्रेड बिने तथा उसके दोस्त साइमन के द्वारा तैयार किया गया। और इसी बुद्धि परीक्षण का नाम, इन्हीं के नाम पर साइमन बिने बुद्धि परीक्षण भी रखा गया था। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण सन 1917 में आया था, यह भी ध्यान रखिएगा। और ऊपर जो फ्रांसीसी गाल्टन वर्ड दे रखा है, फ्रांसीसी गाल्टन भी ध्यान रखिए। बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था सन 1885 में, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, 1885 में। और 1879 में फ्रांसीसी गाल्टन ने फवाट विधि का निर्माण किया था, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, व्यक्तित्व की फवाट विधि। इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन में कह रहे हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में क्या नहीं दिया था? मैंने कई बार डिटेल से बताया भी, आपके कम से कम इसके संप्रतियों के नाम भी ध्यान रखिएगा तो भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। इंग्लिश में जरूर देखें, हिंदी में कई बार कंफ्यूजन कर देगा। एसिमिलेशन भी इन्होंने बताया है, बिल्कुल भाई। एक्मोडेशन भी बताया है, इक्विलिब्रेशन भी बताया है, क्या नहीं बताया?
सिंबॉलिक नहीं बताया तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर सांकेतिक या सिंबॉलिक हो जाएगा। यह भी याद रखिएगा सिंबॉलिक किसके द्वारा बताया गया है, तो सिंबॉलिक या सांकेतिक आपका जेरोम ब्रूनर के द्वारा बताया गया है। जेरोम ब्रूनर ने भी टोटल 3 स्टेजेस बताई थी, 3 में आप ध्यान रखिएगा। पहली बताई थी एनएक्टिव जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, दूसरी बताई थी आइकॉनिक 2 से 7 वर्ष तक होती है, और तीसरी बताई थी सिंबॉलिक जो आपकी 7 से 15 या 16 वर्ष तक होती है। लेकिन जीन पियाजे ने 4 बताई थी। और यदि मैं जेरोम ब्रूनर की बात करूं, जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत या जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का नाम समप्रत्यय अधिगम सिद्धांत या जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आपका संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। और जीन पियाजे के पीछे विकास जोड़ दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहलाता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। और जीन पियाजे ने किन किन संप्रत्तियों का प्रयोग किया, तो एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, इक्विलिब्रेशन, इसके अलावा स्कीम्स, इसके अलावा स्कीमा, इन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ वर्ड इन्होंने, रिवर्सिबिलिटी वर्ड, बहुत सारे वर्ड, प्रत्यक्षीकरण, जीववाद, एनिमिज्म इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन कुछ संप्रत्तियों का इन्होंने प्रयोग किया था। कई बार इन संप्रत्ति के बारे में भी पूछ लेता है, थोड़ी सी मैं डिटेल बताना चाहूंगा। जो एसिमिलेशन होता है, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के साथ जुड़ जाए तो वो एसिमिलेशन कहलाता है, अथवा पूर्व अनुभव या पूर्व नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज या पास्ट नॉलेज जब आपको काम आ जाए तो एसिमिलेशन कहलाएगा। सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप जोड़ घटा के सवाल सीखने के बाद, मान लो 1 अंकी है, जोड़ घटा के सवाल सीखने के बाद आप 2 अंकीय जोड़ घटा के सवाल हल करते हैं तो वो आपका एसिमिलेशन है, यदि आपको काम आ रहा है। एक्मोडेशन में आपको वर्ड इंग्लिश में पकड़ लेना, इंग्लिश में तो या तो मॉडिफिकेशन वर्ड मिलेगा या चेंज वर्ड मिलेगा। जब हम पुराने स्कीमा में कुछ बदलाव करें, पुराने स्कीमा में जब चेंज करें, जब पुराना स्कीमा काम ना आए, कुछ नया करना पड़ जाए, तो वो एक्मोडेशन कहलाता है। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इन दोनों के मध्य, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के मध्य संतुलन, इंग्लिश में बैलेंस वर्ड देख लेना, बैलेंस जब बनेगा तो इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। दूसरे एग्जांपल में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे एक बच्चा पहली बार मान लीजिएगा एक कैट या बिल्ली को देखता है और वह अपने दिमाग में, अपने माइंड में स्कीमा बना लेता है कि हर 4 टांग वाले कैट होती है, बिल्ली होती है। लेकिन फिर जब वह डॉग को देखता है तो उसे भी 4 टांग मिलती हैं, सारी चीजें सेम मिलती हैं, तो वो कहता है कि पापा बिल्ली आ गई। लेकिन पापा कहते हैं बेटा बिल्ली नहीं कुत्ता है। एकदम से वो डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है और फिर इक्विलिब्रेट करने के लिए वो क्या करता है, परिवर्तन करता है अपने पुराने स्कीमा में। फिर वो पहले तो सोचता था कि हर 4 टांग वाले बिल्ली होती हैं, वो तो उसका एसिमिलेशन था, लेकिन धीरे धीरे उस स्कीमा में बदलाव करेगा और जैसे मॉडिफिकेशन करेगा कि नहीं नहीं 4 टांग वाला तो पापा ने बताया कि बिल्ली नहीं कुत्ता भी हो सकता है, तो वहां चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, वो फिर एक्मोडेशन का सहारा लेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। यहां पे आप देखोगे तो जो भूख है, भूख, प्यास, विश्राम, नींद, काम, 2 वर्ड और मैं लिख सकता हूं, नींद, काम। काम यहां घर का काम नहीं है, काम यहां सेक्स प्रवृत्ति है, काम यहां सेक्स से जुड़ा हुआ है, जो सिगमंड फ्राइड ने जो लिबिडो बताया था। तो सुरक्षा आपकी कैसी हो जाएगी, सुरक्षा आपकी अर्जित हो जाएगी या सामाजिक हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सुरक्षा या सेफ्टी आपका जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, जो जन्म से ही लेकर नहीं आते। तो भूख, प्यास, विश्राम, काम, निद्रा ये जन्म से ही जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक बताना है। आपको ये वर्ड पकड़ना है, सोशल कल्चरल। यदि अकेला सोशल वर्ड आ जाए, सोशल डेवलपमेंट, तो भी लेव वाइगोट्स्की रहेगा। कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी आ जाए तो भी वाइगोट्स्की रहेगा। दोनों को जोड़ दे, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, तो भी लेव वाइगोट्स्की रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोट्स्की, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। याद रखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, तो लेव वाइगोट्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास में ही सामाजिक सांस्कृतिक दिया है। जेरोम ब्रूनर मैंने पीछे बताया, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट दिया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सी दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। समायोजन के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। स्थानापन यानी सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्स बिल्कुल है ये तो, विस्थापन बिल्कुल है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी रहेगा, प्रतिगमन भी रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है, आत्म करुणा नहीं रहेगा, सेल्फ पिटी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपकी बातें क्लियर होगी। आत्म करुणा नहीं होता,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से मन का सतर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? ईड, ईगो, सुपर ईगो। इंग्लिश में देख लें, हिंदी में कंफ्यूज कर देंगे, तो राइट आंसर आपका ईड हो जाएगा। याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड ने एक तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, इसी के कारण सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी मन की 3 अवस्थाएं? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो उन्होंने व्यक्तित्व की भी 3 अवस्थाएं बताई हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। व्यक्तित्व की भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में 3 आपकी अलग अलग बताई हैं स्टेजेज, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड बताया है सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है, सुख प्राप्ति चाहता है। तो ईगो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है, यदि यहां वास्तविक वर्ड लिखा होता आंसर ईगो होता। और सुपर ईगो की बात करें तो यह आदर्शवादी होता है। सुपर ईगो सर्वोच्च होता है, ईगो बैलेंस बनाने का काम करता है, एज ए जीन प्याजे जैसे इक्विलिब्रेशन करते हैं, ऐसे ही सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि यह बैलेंस या संतुलन बनाने का काम करता है ईड और सुपर ईगो की तरफ। ईड अपनी तरफ खींचता है तो सुपर ईगो अपनी तरफ खींचता है। ध्यान ये भी रखिएगा, जो व्यक्ति मन की 3 अवस्थाएं चेतन, अचेतन, अचेतन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस और प्री अनकॉन्शियस माइंड जो बताए हैं, अनकॉन्शियस माइंड ईड से जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ईड से यदि पूछ लिया जाए अगले पेपर में कौन सा जुड़ा है, तो ईड से अचेतन मन जुड़ा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है और इसमें चोर, डाकू, लुटेरे वो सब ईड प्रवृत्ति में आ जाएंगे। जो भी किसी भी काम के लिए अपना सुख चाहते हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं, वो सभी व्यक्ति ईड प्रवृत्ति में आते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? देखिएगा, कई बार बताया था स्मृति के तार्किक क्रमों की बात करें तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका लर्निंग आएगा, लर्निंग के बाद आप रिटेंशन पे जाएंगे, फिर रिकॉल पे जाएंगे और फिर रिकॉग्नाइजेशन पे जाएंगे। तो ये आपका सही क्रम रहेगा। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो अल्बर्ट बंडूरा ने भी कुछ ऐसे ही बताए थे। अल्बर्ट बंडूरा ने आपका मॉडल प्रस्तुत किया था, आदर्शात्मक सिद्धांत जो बताया था, उसमें मॉडल प्रक्रिया के 4 चरण बताए थे। उनमें सबसे पहला चरण अटेंशन था, फिर दूसरा रिटेंशन या मेमोरी था, तीसरा रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंट था और चौथा री इन्फोर्समेंट या मोटिवेशन था। तो याद रखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने भी 4 चरण बताए हैं और ठीक उन्हीं से मिलते जुलते स्मृति के भी ऐसे ही 4 चरण आपके रहते हैं। 4th ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, और यदि शेयर करना भूल गए हैं तो शेयर जरूर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अन्यथा लाइक बिल्कुल ना करें। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से जेपी गिलफर्ड द्वारा बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के घटक वस्तु का प्रकार नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, कंटेंट का कौन सा टाइप नहीं। आप सभी जानते होंगे जब इनकी थ्योरी आई थी तो 120 मूल कोष इन्होंने बताए थे और उन्हीं में से विषय वस्तु का प्रयोग किया था इन्होंने, और इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आकृतिक बिल्कुल है, फिगरल तो आपका है, यहाँ पे बात करें फिगरल आपका है, सांकेतिक भी है, व्यवहारिक भी है, क्या नहीं बताया था, प्रणाली नहीं बताया था। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सिस्टम आपका राइट। ध्यान ये भी रखें, अगले पेपर में हो सकता है इसी से जुड़ी अगली बात पूछ ली जाए। तो आइए इसकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिएगा, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिएगा, इसकी थोड़ी सी डिटेल आप जान लेंगे। ये आपकी डिटेल यहाँ पे दर्शाई गई है। देखिएगा, कंटेंट के अंदर आपका बिहेवियर, सेमिनेटिक, सिंबॉलिक और फिगरल ये काउंट रहेंगे। देखिएगा, कंटेंट में से ये मिला सकते हैं अपना। और आगे प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट से उठा लिया गया है, यूनिट है, क्लासेज है, रिलेशन है, सिस्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इम्प्लीकेशन है। और इसी प्रकार ऑपरेशन से नीचे जान सकते हैं, कॉग्निशन, मेमोरी और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और इवैल्यूएशन। ये आपके किससे जुड़े हुए होंगे? ये आपके ऑपरेशन से जुड़े होंगे। 3 इन्होंने बताए, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, विषय वस्तु, उत्पाद और संक्रिया। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियां क्या कहलाती हैं? तो ये संज्ञान से जुड़ी हैं। जैसा कि जीन प्याजे बताते थे कि छोटे बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, और जितनी भी चीजें जीन प्याजे ने बताई वो बुद्धि से जुड़ी, कॉग्निशन से, संज्ञान से जुड़ी बताई। जितने भी आपके विचार हैं, निर्णय लेते हो,
सोच समझकर कोई कार्य करते हो, मेंटल प्रोसेस से जुड़ी जो भी क्रियाएं हैं संज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। बिहेवियरिज्म के बारे में पूछा है, तो खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल सही बात है, पहला ही आपका बिल्कुल सही। अगला देख लेते हैं, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं, क्योंकि संज्ञानात्मक क्रियाओं पर इज्म वाले नहीं, कोग्नेटिव या कोग्नेटिज्म वाले ध्यान रखते हैं, संज्ञानवाद वाले ध्यान रखते हैं। संज्ञानवाद के जनक आपके जीन प्याजे हैं और व्यवहारवाद के जनक आपकी जे.बी. वॉटसन हैं। तो व्यवहारवाद पर कौन ध्यान देते हैं, वो खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जीन प्याजे संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक, अभी ऊपर बता के ही आया हूं कि क्वेश्चन अगला ही उसी से जुड़ा हुआ है। मनोविश्लेषण के जनक कौन है, सिगमंड फ्रॉइड आपके राइट आंसर रहेंगे। ऑस्ट्रिया के वियना शहर से इनका संबंध था। छोटे बच्चों और पागलों के ये डॉक्टर हुआ करते थे। छोटे बच्चों में इन्होंने सेक्स प्रवृत्ति बताई थी। सेक्स प्रवृत्ति इन्होंने किस थ्योरी में बताई थी, इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में बताई थी। इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी भी दी है, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक में इन्होंने चेतन और चेतन अचेतन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बताया है। तो वहीं इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दी है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं। 5 स्टेजेस में से कई बार क्वेश्चन आएगा कौन सी सिगमंड फ्रायड ने नहीं बताई, तो उसकी मैं ट्रिक बताता हूं। उसकी ट्रिक है ओए फिलिप्स नहीं एलजी चाहिए। आप मार्केट जाते हैं और आप फिलिप्स का टीवी आप दिखाते हैं शोरूम वाले, आप कहते हैं नहीं भाई साहब हमें तो ब्रांडेड चाहिए, एलजी का चाहिए। तो ओए फिलिप्स नहीं एलजी चाहिए। यहां पे ट्रिक बन गई, ओ से ओरल, ओ से आपकी ओरल बता दी, ए से इन्होंने एनल बता दी, और फिलिप्स यानी फैलिक स्टेज हो जाएगी। ओए फिलिप्स नहीं, नहीं साइलेंट हो जाएगा, एलजी चाहिए। एल से लेटेंसी स्टेज और जे से जी से जेनेटल स्टेज रहेगी। तो ये सिगमंड फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में 5 और मनोविश्लेषण में इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा था। और सिगमंड फ्रायड इसके प्रवर्तक, और इन्होंने छोटे बच्चों में लिबिडो प्रवृत्ति, सेक्स प्रवृत्ति भी बताई थी। इन्हें बाकी मनोवैज्ञानिकों ने गंदा मनोवैज्ञानिक भी कहा था, इसी बात के कारण, क्योंकि इन्होंने बच्चों में सेक्स प्रवृत्ति मानी थी। और इन्होंने कहा था कि बच्चा अपनी मां के स्तनपान को दबाता है क्योंकि वह बच्चा सेक्सुअल होता है। सेक्स प्रवृत्ति या लिबिडो या काम प्रवृत्ति उसमें होती है। अगले पे चलते हैं। यहां यह भी ध्यान रखिएगा, जे.बी. वॉटसन जो जुड़े हैं व्यवहारवाद के जनक हैं, विलियम वुंड संरचनावाद के जनक हैं, तो सिगमंड फ्रायड यहां पे मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। तो कैटल बुद्धि और व्यक्तित्व से जुड़े हैं और कैटल ने 16 पीएफ भी दिया, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, और कैटल ने ही तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी दिया। अनेक काम कैटल ने भी किए हैं। कैटल इन्हीं से भी जुड़े हुए थे, यानी कि मनोविज्ञान के जो बेसिक चीजें पढ़ते हैं उनमें भी कैटल जुड़े हुए थे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि की सीमा क्या होगी। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाना चाहिए, 36 से 51 राइट आंसर हो जाना चाहिए। यहां पे वैसे इन्होंने चीजें स्पष्ट नहीं कर रखी, अकेला न्यूनतम मानसिक मंदता लिख के छोड़ दिया है। आइए मैं बताता हूं चीजें स्पष्ट कैसे होती हैं, क्योंकि न्यूनतम मानसिक मंदता भी आपकी अलग अलग 4 टाइप की होती है। अलग अलग कौन सी 4 टाइप की, आइए उसको जान लेते हैं। ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दर्शाता हूं अलग अलग जो 4 टाइप की आपकी होती हैं। तो ये देखिएगा, इन्हें आप देख सकते हैं। सबसे पहला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सौम्य मानसिक मंदता होती है, तो यानी 70 से कम होती है। वैसे तो न्यून मानसिक मंदता 70 से कम, और 70 से कम के इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए। तो 4 कैटेगरी होती है। यदि मैं कहूं यहां पे मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन, तो वो होती है 50 से 69 या 70 बोल सकते हो। एक होती है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, तो इन्होंने खाली मेंटल रिटार्डेशन लिख के छोड़ दिया है। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन याद रखिए 35 से 49, और गंभीर मानसिक मंदता यानी सब मेंटल रिटार्डेशन 20 से 35 या 34 होती है। अति गंभीर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन 20 से कम। तो मेंटल रिटार्डेशन 4 टाइप की होती है, और दिए गए क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर आ जाना चाहिए। वैसे देखते हैं बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है। ये 4 टाइप है, ध्यान रखें। प्रॉपर यहां चीजें उन्होंने क्लियर नहीं कर रखी कि मेंटल रिटार्डेशन में से कौन सा पार्ट वो पूछना चाहता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अगला है मनोविज्ञान की वह शाखा जो
यह करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं। 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला है नैदानिक मनोविज्ञान, बिल्कुल नहीं। क्लिनिक साइकोलॉजी आपका नहीं होगा। परामर्श मनोविज्ञान में काउंसलिंग जो की जाती है, काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श दिया जाता है, वो नहीं। और परामर्श देने के बाद ही निदान किया जाता है किसी का, यानी कि निदान करते हैं, कारण जानते हैं, सॉरी, कारण जानने के बाद क्लिनिक यानी कि निदान, कारण जानते हैं और फिर उसको काउंसलिंग देते हैं, उसको परामर्श देते हैं उसी चीज के ऊपर। और विकासात्मक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान में ही एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल के उसके शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक हर तरह के विकास के पहलुओं के बारे में पता लगाया जाता है। और प्रयोगात्मक विज्ञान, याद रखिएगा, प्रयोगात्मक विज्ञान के जो जनक, मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम वुंट है। पहली बार किसी ने मनोविज्ञान में प्रयोग किया तो सन 1879 में विलियम वुंट द्वारा प्रयोग किया गया। जर्मनी के लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में प्रयोग किया गया था। और उसी लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। हो सकता है आपके पेपर में ये भी पूछ ली जाए मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा कौन सी, क्योंकि ये शाखाएं ही दी गई हैं और इन्हीं शाखाओं में से कोई भी मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा नहीं। मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा परा मनोविज्ञान है, इंग्लिश में भी परा साइकोलॉजी बोलेंगे। तो ध्यान रखिए, परा मनोविज्ञान जिनमें भविष्यवाणी की जाती है, जैसे भविष्यवाणी के बारे में आप सुनते होंगे कि कोई लोग भविष्यवाणी करते हैं तो वो कौन सी साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं, तो परा साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो वो आधुनिक शाखा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद, ये बात तो बिल्कुल सही है। अधिगम प्रोसेस है, लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, ये बात भी सही है। देखिए यहां बस एक वर्ड कंफ्यूज कर रहा है, सदैव। वैसे तो उद्देश्यपूर्ण है, कन्फर्म तौर पे यदि सदैव वर्ड हटाते हैं तो कन्फर्म तौर पे उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, ये बात भी सही है। मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। तो यहां पे देखिएगा ये पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए, असत्य पूछा है, क्योंकि स्थायी परिवर्तन होंगे व्यवहार में, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग 4 हो जाना चाहिए। वैसे बोर्ड इसका 2 भी मान सकता है। यदि सदैव वर्ड यहां से हट जाए तो निश्चित तौर पे 4 चला जाएगा सदैव वर्ड से, क्योंकि कुछ 1-2% ये भी कह सकते हैं कि अधिगम उद्देश्य से भटक जाता, नहीं तो हम ये कह सकते हैं अधिगम उद्देश्यपूर्ण, गोल ओरिएंटेड ही होता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व मापन की 2 तरह की विधियां होती हैं, एक तो होती है प्रक्षेपी और दूसरी होती है अप्रक्षेपी। हो सकता है आपके पेपर में अगलों के बारे में पूछ लिया जाए, तो ध्यान आपको, जैसे मैंने ऊपर बताया था, TAT, CAT, IBT, SCT, इस प्रकार मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूं, वो ध्यान रखिएगा। शब्द साहचर्य, इंग्लिश में देख लीजिएगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, बिल्कुल वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपकी क्या है, प्रक्षेपी विधि है। और वर्ड एसोसिएशन यानी फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण मैंने ऊपर बताया था, फवाट विधि का निर्माण आपका फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। आगे है वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT ऊपर बताया था। SCT का भी निर्माण किसने किया था, SCT का निर्माण पाइन एंड टेंडलर द्वारा, उसके विकास करता है 1930। तो ये भी आपकी प्रक्षेपी का पार्ट है। चित्र कथानक, इंग्लिश में देख लीजिएगा, TAT बताया था 1935 में, मॉर्गन एंड मुरे, तो ये भी हो जाएगी। तो कौन सी प्रक्षेपी नहीं है, तो वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र प्रक्षेपी विधियों में शामिल नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर फवाट, SCT, TAT, ये सब तो आपकी क्या हैं, प्रक्षेपी विधियां हैं, प्रोजेक्टिव मेथड हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, प्रक्षेपी विधि नहीं है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, कार्ल ग्रुस ये इसके प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत बार आने वाली परिभाषा और बहुत बार करवाई गई परिभाषा, यह किसने कहा कि किशोरा दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। तो राइट आंसर स्टेनले हॉल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्टेनले हॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनले हॉल कई बार तोड़ मरोड़ के परिभाषा दे देता है। आंधी तूफान की परिभाषा किसकी, तो भी स्टेनले हॉल। किस अवस्था को कहा, किशोरावस्था। दबाव तनाव किसने कहा, तो भी स्टेनले हॉल। इस प्रकार पूरी जोड़ के दे दे, दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष, आंधी,
आधी की अवस्था कौन सी रहेगी, तो स्टेनले हल। यदि पूछ लिया जाए कठिन काल किसकी परिभाषा है, तो जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने दिया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार ये भी आ जाती है जीवन का कठिन काल किसने बताया, तो किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल आपका किसने बताया था, वो किलपैट्रिक ने। और आंधी तूफान की अवस्था किसने बताया था, स्टेनले हॉल ने बताया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो यहां आप देख सकते हैं पहला है मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20%, तो यही आपका गलत। किशोरावस्था में मांसपेशियों का जो भार है वो 45 से 50%, ध्यान रखिएगा 45 से 50% मांसपेशियों का भार के भार का 45 से 50% हो जाता है। बाल्यावस्था में कह सकते हैं 27 से 30% होता है, बाल्यावस्था में 27 से 30% होता है। अगला दिवासोपन देखने की प्रवृत्ति ये तो होती है, शब्दकोश बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे शब्दकोश बाल्यावस्था में बढ़ जाता है, लेकिन ये तो और भी पॉजिटिव है भाई, किशोरा तक जा रहा है तो और भी बढ़ ही रहा है, घट थोड़ी ना रहा है। बाल्या से ही वैसे शब्दकोश बढ़ जाता है, लेकिन किशोरा में और ज्यादा बढ़ता है। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया कि 20% नहीं, क्या होना था यहां, सही करता तो 45 से 50%, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पर्सनैलिटी से उठ रहे हैं, और कितनी बार मैं ऊपर शुरू में बता चुका हूं, साहचर्य प्रविधि बिल्कुल है, एसोसिएशन टेक्निक, ये साहचर्य प्रविधि की बात की थी सिगमंड फ्रॉयड ने, ये तो है आपकी क्या है, उसने अप्रक्षेपी पूछी तो ये तो प्रक्षेपी में काउंट हो जाएगी। और रचना प्रविधि ये भी आपकी प्रक्षेपी में। पूर्ति प्रविधि, कंप्लीशन, ये वही है, हिंदी में बस कंफ्यूज कर रहा है। पूर्ति आपका क्या है, पूर्ति यहाँ पे कंप्लीशन एससीटी ही है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ही है। समाज मिति प्रविधि नहीं है, ये आपकी अप्रक्षेपी में चली जाएगी, राइट आंसर ये हो जाएगा। हो सकता है अगले में समाज मिति के प्रवर्तक पूछ लिए जाएं, तो जे.एल. मोरेनो समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से कौन सा गैने द्वारा अधिगम सोपानकी का उच्चतम सत्र है। अधिगम सोपानकी में 8 सत्र इन्होंने बताए थे, उन्हीं में से सबसे उच्चतम सत्र समस्या समाधान अधिगम है, ए ऑप्शन राइट आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इसके 8 जो इन्होंने बताए थे आपके 8 के 8 ये ध्यान में रखने हैं। आइए इनके 8 के 8 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कई बार दूसरा तीसरा सबसे कम वो पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे, तो यहां आप देखिएगा फटाफट से। सबसे निम्न सत्र पूछ लिया जाए तो संकेत अधिगम, उसके उच्च सत्र, फिर उससे ऊपर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर 3 नंबर पे रहेगा श्रृंखला अधिगम, 4 नंबर पे शब्द साहचर्य अधिगम, तो 5 नंबर विभेद अधिगम, 6 समप्रत्यय अधिगम, तो सिद्धांत अधिगम 7 नंबर, और सबसे उच्च समस्या समाधान अधिगम। 8 को आप ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो यहां मेन है मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक आपसे पूछना चाहता है, यानी कि आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के जनक पूछना चाहता है, फाउंडर पूछना चाहता है, तो कौन है, ओसबर्न आपके राइट आंसर रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। टोरेंस के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, टोरेंस भी सृजनात्मकता से जुड़े हैं। टोरेंस ने कहा था कि सृजनात्मकता का प्रारंभ बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष तक अपनी चरम सीमा पर होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं टोरेंस के कथन को। आगे चलते हैं और नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आदतों की विशेषता के बारे में गलत है। गलत पूछा है। सबसे पहला, आदत स्थिति से स्वतः प्रतिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। आदत वंशानुक्रम से हासिल होती है, नहीं, गलत बात हो गई। आदत आपकी क्या है, वंशानुक्रम से नहीं, आदत वातावरण से अथवा आदत को अर्जित किया जाता है। आदत अच्छी तरह से सीखा हुआ प्रदर्शन है। आदत समान परिस्थितियों में प्रदर्शित होती है, ये भी बात अच्छी, बस केवल वर्ड यदि हटा दें तो 100% अच्छी है, केवल वर्ड लगाने से भी ये 80% ठीक रहती है। लेकिन वंशानुक्रम वाली आपकी पूर्णतः गलत हो जाती है। 2 इसमें पूर्णतः सही कथन है, पहला और तीसरा, और 2 गलत टाइप के कथन है, दूसरा और चौथा। लेकिन चौथा 50% से भी ज्यादा सही रहेगा, समान परिस्थितियों में प्रदर्शित होती है, बस केवल वर्ड हटा दें तो यही 100% बिल्कुल सही हो जाता है। और यहां भी अब इसकी सही की चीजें शामिल रहेंगी, लेकिन वंशानुक्रम से हासिल की जाती है, ये गलत हो जाएगा, आदत को अर्जित किया जाता है। तो ये देखा है हमने आज कंप्लीट साइकोलॉजी पीजीटी का सॉल्यूशन। आपको इसका सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका स्कोर साइकोलॉजी में कितना बना ये भी कमेंट कर सकते हैं। और यदि अभी तक शेयर ना किया वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।